हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बारिश की सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में शेयर करें। एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी, अगर आपने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पे जाके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन से एक नोटिफिकेशन मिले और आप उसको सुन लें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये मिस मरियम ने हमें भेजी है और 2017 में ये बताती हैं कि इनकी शादी अपनी फैमिली में ही अपने कज़न से हुई थी और ये लोग कराची में रहा करते थे। इनकी जो अपने कज़न से शादी हुई थी, ये शादी इनकी मदर की और इनकी सास की रजामंदी से हुई थी क्योंकि वो दोनों बहनें थीं और वो दोनों चाहती थीं कि इन लोगों के जो बच्चे हैं वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाए। इससे पहले कभी इनके जहन में ये ख्याल नहीं आया था कि कभी इनकी शादी अपने इस कज़न से भी हो सकती है। ये बताती हैं कि मैं शुरू से ही आज़ाद ख्याल थी और मैं एक एनजीओ में काम किया करती थी। मेरा हस्बैंड भी एक जगह काम करता था लेकिन उसके और मेरे ख्यालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। शादी तो हम लोगों ने कर ली थी और हम लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो चुके थे, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उस लेवल की नहीं थी जिस तरह के आम तौर पे मियाँ बीवी की हुआ करती है। शादी के दूसरे दिन से ही हमें अंदाज़ा हो चुका था कि हम लोग अलग अलग दुनिया में रहने वाले लोग हैं और हमारा एक साथ गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और इनकी मदर भी और इनके हस्बैंड की मदर भी इन लोगों को समझाते रहे कि किसी भी तरह इस रिश्ते को कंटिन्यू करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का ख्याल करो। उसके बावजूद भी इनके जो हस्बैंड थे इनके मुताबिक इनका सही ख्याल नहीं रखते थे। इस दौरानिए में इनके यहाँ एक बेटे की विलादत भी हो गई और फिर कोरोना का पीरियड शुरू हुआ। जैसे ही कोरोना का पीरियड शुरू हुआ उस दौरानिए में जब इनके शौहर भी घर पे थे, ये भी घर पे थीं और ये लोग घर से काम कर रहे थे, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एक दूसरे का ख्याल करना इनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा था। और अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ कि जब कोरोना शुरू हुआ तो कोरोना शुरू होने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही इन लोगों के इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि आर्जी तौर पे हम लोग अलग अलग रह लेते हैं और जैसे ही हम लोग अपने आप को समझा पाएंगे या कन्विंस कर पाएंगे कि हमें साथ रहना है तो हम दोबारा से एक साथ रहना शुरू कर देंगे। उसके बाद से इन्होंने अपने हस्बैंड का या अपना ससुराल जो था उस घर को छोड़ दिया और इन्होंने फ़िलहाल अपने घर में यानी जो इनकी मदर का घर था वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर ली। अब जब भी ये घर में होती या इनकी मदर इनके सामने होती तो हर वक्त वो इनको समझाने की कोशिश करती और ये वो बातें थीं जो इनको बुरी लगती। बिलाखिर कुछ अरसे तक बर्दाश्त करने के बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं अब सेपरेट घर ले लेती हूँ क्योंकि मैं कमाती भी हूँ, मैं किराया भी दे सकती हूँ और ये जो रोज़ रोज़ का लेक्चर है इससे भी मेरी जान छूट जाएगी। इन्होंने गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के सामने जो फ्लैट्स बने हुए उन फ्लैट्स में से एक फ्लैट को किराए पे ले लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने सामान लेना शुरू किया और ग्रेजुअली उस घर को सामान से भर दिया। तकरीबन 15 से 20 दिन इनको इस चीज़ में लगे और उसके बाद वो फाइनली रेडी थी कि इस घर के अंदर सेटल हो जाएं या शिफ्ट हो जाएं। ये बताते हैं कि जब मेरा पहला दिन था उस घर के अंदर या उस फ्लैट के अंदर या उस अपार्टमेंट के अंदर, तो हमारी जो पड़ोसी थी वो मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुझसे सलाम दुआ की और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अकेली इस बच्चे के साथ यहाँ पे रहोगी? मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, मेरे जो शौहर हैं वो अलग मिजाज के हैं, मैं अलग मिजाज की हूँ, इसी वजह से मैं सेपरेट रहना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद उन्होंने पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर ली
और मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी जो इन्होंने नहीं की। जैसे ही इन फ्लैट्स के अंदर या इस अपार्टमेंट के अंदर मैं शिफ्ट हुई तो पहले ही दिन से मुझे अजीब वाइब्स आने लगी और ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ गलत है जो यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि ये बताती हैं कि एक रात 2 या 2:30 बजे का टाइम था और मैं टीवी देख रही थी। मेरा जो बेटा था वो रूम के अंदर सो रहा था कि एकदम से मुझे स्ट्रेंज वॉइस आना शुरू हुई और ऐसा लगना शुरू हुआ कि शायद कोई किचन में मौजूद है या किचन में काम कर रहा है। आमतौर पे जो फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे अगर कोई बराबर वाले फ्लैट में भी काम कर रहा होता है तो आपको फीलिंग यही आती है जैसे हमारे फ्लैट में या हमारे किचन में कोई काम कर रहा है। शुरू में मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मुझे मुसलसल आवाज़ के साथ साथ खाने की खुशबू आना शुरू हुई और मुझे लगने लगा कि बाकायदा ऐसा लग रहा है कि हमारे ही किचन में जहाँ पे मैं रहती हूँ कोई खाना बना रहा है, तो अल्टीमेटली मैं उठी और उठ के मैंने जाके देखना शुरू किया। जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंची तो सबसे पहली बात ये थी कि मैं लाइट ऑफ कर दिया करती थी, किचन की लाइट जल रही थी। इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई यहाँ पे आया था या मौजूद था। खैर, मैंने जब किचन के अंदर देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, खाने की स्मेल आ रही थी और लग रहा था जैसे अभी किसी ने फ्रेश खाना बनाया है। कुछ सेकंड्स तक मैं सोचती रही और मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये जो खाने की खुशबू आ रही है ये बराबर वाले घर से आ रही है और ये जो लाइट थी शायद मैं उसको बंद करना भूल गई थी। खैर, मैं वापस टीवी लाउंज में आ गई और वहां आने के बाद मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया। अभी टीवी देखते देखते मुझे 4 या 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कोई चीज़ किचन के अंदर गिरी है। जैसे ही मैं उठी और उठ के मैंने जाके देखा तो मैंने देखा कि एक कांच का गिलास नीचे पड़ा हुआ है और उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मैं इतनी भी गैर जिम्मेदार नहीं थी कि चीज़ें सही जगह पे ना रखूं। मुझे अच्छी तरह याद था ये जो कांच का गिलास था एक कैबिनेट के अंदर रखा हुआ था और ये भला बाहर निकल के कैसे गिर सकता है। दोबारा से मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि हो सकता है मैं कांच का गिलास वहाँ पे रख के भूल गई हूँ। खैर, मैंने उसको समेटा और समेटने के बाद डस्टबिन में डाला और वापस टीवी के सामने आके बैठ गई। अब मैं बैठी हुई टीवी के सामने थी, लेकिन जो मेरा फोकस था या जो मेरा जहन था वो मुसलसल किचन के ऊपर ही था। कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल रहा और कुछ देर के बाद एकदम से किचन का दरवाज़ा बंद हुआ। जैसे ही किचन का दरवाज़ा बंद हुआ मैं कमरे से बाहर निकली और जब मैंने कमरे से बाहर निकल के किचन की तरफ देखा, मैंने देखा कि एक औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए और बज़ाहिर देखने से अधेड़ उम्र लग रही है, यानी कि 50-55 साल के दरमियान उसकी उम्र है, वो किचन के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है और उसके हाथ में कोई बाउल मौजूद है और उस बाउल के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ रखी हुई है। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब उसको देख के पहले तो मेरे औसान ख़ता हो गए। मेरी समझ से बाहर था कि मेरे इस अपार्टमेंट के अंदर या मेरे घर के अंदर कोई भला कैसे आ सकता है, और आ भी गया है तो इतने इत्मीनान से आया है कि आने के बाद वो यहाँ पे खाना बना रहा है या किचन में काम कर रहा है। अभी मैं ये डिसाइड ही करने वाली थी कि कोई चोर है या कौन औरत है। देखते ही देखते वो जो औरत थी वो गैलरी की तरफ गई और गैलरी की तरफ जाके उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, ये कुछ जो हुआ ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ और मुझे सोचने समझने का मौका भी ना मिला। खैर, मैं जल्दी से एक्टिव हुई और एक्टिव होते ही मैंने फ़ौरन से नीचे सिक्योरिटी वाले को कॉल की। उनको बोला कि मेरे फ्लैट में कोई औरत घुस चुकी है, आप प्लीज़ ऊपर आएँ। खैर, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये जो सिक्योरिटी वाले थे, 2-3 लड़के, ये ऊपर आ गए। और जब ये लोग ऊपर आए तो मैंने इनको बताया कि यहाँ से एक औरत निकली है और बाहर गैलरी की तरफ गई है। सिक्योरिटी वाले ने जैसे तैसे करके इस दरवाजे को खोला और जब दरवाजे को खोला और गैलरी में जाके देखा तो वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। अब जब इन्होंने गैलरी में मुकम्मल तौर पे चेक कर लिया तो वो मुझे आके अजीब सी निगाहों से देखने लगे, जैसे कि वो मुझ पर तंज कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि आपको शायद वहम हो गया है, यहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं है। खैर, मैंने उनको बताया कि मैंने खुद एक औरत को देखा था
जो गैलरी की तरफ गई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि गैलरी जो हमारी थी उसके भी चारों तरफ जालियां मौजूद थीं, यानी कि किसी भी तरह वो जो औरत थी वो गैलरी में जाने के बाद बाहर नहीं जा सकती थी। अगर उसको बाहर जाना था तो मेरे फ्लैट से उतर के स्टेयर्स को यूज़ करना था। मेरा उस घर के अंदर या उस अपार्टमेंट के अंदर इस मखलूक से या उस चुड़ैल से पहला इंटरेक्शन था। जैसे तैसे ये सिक्योरिटी गार्ड गए और उसके बाद जो मेरी पड़ोसन थी वो मेरे घर में एंटर हुई। मुझसे पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ था। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, एक औरत मैंने देखी थी जो किचन से निकली थी और गैलरी की तरफ गई थी। ये सुनने के बाद वो कहने लगी कि उस दिन जब मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या आप अकेली अपने बच्चे के साथ यहाँ पे रहेंगी, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि ये जो फ्लैट है जहाँ पे आप रह रही हैं, यहाँ पे आपके आने से पहले भी जो फैमिली रहा करती थी उनके साथ भी इस तरह के वाकयात और किस्से पेश आते थे। अब ऑलरेडी मैं एडवांस दे चुकी थी, इसके अलावा मैंने किराया दिया हुआ था, मेरे बहुत सारे पैसे यहाँ पे लगे हुए थे, तो इतनी आसानी से इस अपार्टमेंट को या इस फ्लैट को खाली करना मुमकिन नहीं था। पूरी रात पढ़ते पढ़ाते गुजरी और सुबह मैं अपनी अम्मी के घर गई और मैंने अपनी अम्मी को जाके सारा का सारा माजरा बताया। पहले तो मेरी मदर ने भी यकीन नहीं किया। वो कहने लगी हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो या तुम्हारा वहम हो। बहरहाल मैंने उनको कहा कि अगर मैंने ख्वाब भी देखा है या मेरा वहम भी है तो ये जो पड़ोसन बोल रही थी वो तो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि यहाँ पे ऐसा होता रहता है। कुछ देर तक मेरी मदर ये सुनने के बाद सोचती रही और उन्होंने यही डिसाइड किया कि जो मेरा छोटा भाई है जो मुझसे भी छोटा है वो उसको मेरे घर भेज देंगी और वो मेरे साथ ही रहा करेगा। खैर ऐसा ही हुआ कि मैं अपने भाई के साथ वापस अपने घर आ गई और मैंने अपने भाई को जो कोने वाला कमरा था जिसमें एक खिड़की मौजूद थी जो रोड की तरफ खुला करती थी वो दे दिया। मेरा भाई जब यहाँ पे आया तो उसको भी आते ही यहाँ पे स्ट्रेंज वाइब्स आ रही थी और उसने आते ही कह दिया था कि आप ही मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। खैर मैंने उसको कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मुसलमान हैं, पाक साफ रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनने के बाद मेरे भाई को थोड़ा सा हौसला मिला और एक दो दिन सलामती से गुजर गए। ठीक 3 या 4 दिन बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात में मेरा भाई तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे सो चुका था और मैं भी अपने कमरे में आके अपने बेटे को सुला रही थी। 1 बजे के टाइम पे एकदम से मेरे भाई की चीखने की आवाज़ आई और वो इस कदर बुरी तरह चीखा कि मैं भी खौफ में मुब्तला हो गई। काफ़ी देर तक मैं खौफ के मारे अपने कमरे से नहीं निकली। बिलाखिर जब मेरे अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा हुआ तो मैं अपने बेटे को लेके कमरे से बाहर निकली और जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली भाई के कमरे की तरफ गई तो मैंने देखा कि जो मेरा भाई है वो बेहोश पड़ा हुआ है। अब बहरहाल मैंने उसको जब बेहोश देखा तो मैंने उस पर पानी डालना शुरू किया, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ना शुरू की, दम दुरूद करना शुरू किया। बिलाखिर 15 से 20 मिनट में वो होश में आया और इसी दौरानिए में मैं अपने फादर को भी कॉल कर चुकी थी, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके थे। खैर जब मेरे भाई के सेंसेस बहाल हुए और वो मुकम्मल तौर पे होश में आया तो वो कहने लगा कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे वापस अपने घर जाना है। और जब हमने उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम इतनी ज़ोर से चीखे, ना सिर्फ चीखे बल्कि तुम बेहोश हो गए। कुछ देर तक वो खामोश रहा और उसके बाद उसने बताया कि मैं गहरी नींद में था, एकदम से मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे मेरे बेड पे या मेरे बराबर में कोई आके बैठ गया है और ना सिर्फ बैठ गया है बल्कि मुसलसल अपना हाथ या अपनी उंगलियां मेरे सर पे, मेरे बालों में फेर रहा है। आमतौर पे जो मेरी अम्मी हैं वो ऐसा किया करती थी। खैर जब मेरे सर पे कोई हाथ फेरने लगा तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद मेरी मदर आ चुकी हैं और एकदम से मैंने आँख खोली। जैसे ही मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरे बराबर में एक औरत ब्लैक कलर के कपड़ों में बैठी हुई है। उसके बहुत ही लंबे लंबे बिखरे बिखरे बाल हैं और उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल हैं। वो मुसलसल मेरे सर पे हाथ फेर रही है और एक अजीब सी हैबतनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद है।
खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो एकदम से मैं पीछे हटा, और जैसे ही मैं पीछे हटा तो वो जो औरत थी, या वो जो भी चुड़ैल थी, या जो भी मखलूक थी, वो कहने लगी कि तुम यहाँ पे गलत सो गए हो, यहाँ पे मैं सोया करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, ये कहने के बाद वो एकदम मेरे करीब आने लगी, और जैसे ही वो करीब आने लगी तो मैंने एक ज़ोर से चीख मारी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ये वाक़या सुनने के बाद मैं, मेरे फादर, मेरी मदर ना सिर्फ परेशान थे, बल्कि हमारी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन मखलूक है जो यहाँ पे रहा करती है। मेरे फादर ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा, मेरे बेटे को उठाया और कहने लगे कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, और अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो छत पे जो कमरा बना हुआ है वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देना। ये बताती है कि उस वक्त तो मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली और उनके साथ में घर आ गई। लेकिन 2-4 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर दोबारा से मेरा दिमाग घूमने लगा, और फिर मैंने यही सोचा कि किसी आमिल को या किसी झाड़ फूक करने वाले को अप्रोच करती हूँ और उसको ले आके वो अपार्टमेंट या फ्लैट दिखाती हूँ। काफ़ी रिसर्च और कोशिशों के बाद एक साहब का पता चला जो कि गुलशन इकबाल में ही बैठा करते थे। मैं उनके पास गई, उनको जाके सारा माजरा बताया, तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि मैं 1-2 दिन में आपके फ्लैट में या आपके अपार्टमेंट में विज़िट करता हूँ। 2 दिन बाद उन्होंने हमारे उस अपार्टमेंट में या उस किराए के अपार्टमेंट में विज़िट किया और पूरे घर का या पूरे अपार्टमेंट का जायज़ा लिया। तकरीबन 15-20 मिनट तक वो कुछ पढ़ते रहे, और जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं कल आपको इसके बारे में बता दूंगा। खैर, मैंने उस अपार्टमेंट को लॉक किया और वापस अपनी मदर के घर में आ गई, और अगले दिन उन साहब की कॉल का वेट करने लगी। तकरीबन असर के बाद उनकी कॉल आई, और जैसे ही उनकी कॉल आई वो कहने लगे कि मेरे हिसाब के मुताबिक या मेरे इल्म के मुताबिक आप जिस जगह पे रहती हैं, इस जगह पे कुछ अरसे पहले या काफ़ी अरसे पहले कोई ना कोई मौजूद था जो ब्लैक मैजिक किया करता था, और जब से उसका इंतकाल हुआ है तो इंतकाल होने के बाद से जो भी इस तरह की एंटिटीज़ हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी की सारी इस घर में मौजूद हैं और वो अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि बजाय इसके कि आप उसको ठीक करें या उसका इलाज करवाएं, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या इस तरह की मखलूक़ात हैं वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाया करती। आप इस घर को छोड़ दें, या तो अपने पेरेंट्स के घर में रहें या अपने शौहर के पास चली आएँ। और मैंने जो अंदाज़ा लगाया है या जो मैंने हिसाब लगाया है, आपके शौहर के साथ भी जो इख्तलाफात हैं वो नॉर्मल नहीं है। आपकी फैमिली में ही कोई ना कोई ऐसा मौजूद है जो आप लोगों को सेपरेट करना चाहता है। ये बताती है कि उनकी बात सुनने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि जो अपार्टमेंट है, ये जो फ्लैट है, इसको तो मैं फ़ौरन से छोड़ देती हूँ। और रही बात मेरे और मेरे शौहर के ताल्लुकात की, तो उसको जो ख़राब करना चाहता है उसका इलाज करवाती हूँ। ऐसा ही हुआ कि वो जो पीर साहब थे या वो जो आमिल साहब थे, उन्होंने मेरा और मेरे शौहर का मुकम्मल तौर पे रूहानी इलाज शुरू किया। 1 महीने के अंदर अंदर सारी सिचुएशन तब्दील हो गई। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे शौहर खुद मेरे घर पे आ गए, वो मुझे अपने साथ लेके चले गए, और अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते चले गए। आज भी गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के सामने वो अपार्टमेंट या फ्लैट मौजूद है, और मेरी मालूमात के मुताबिक आज भी उस अपार्टमेंट में ताला लगा हुआ है, क्योंकि पूरे के पूरे अपार्टमेंट में सारे के सारे लोगों को ये बात पता है कि जो भी इस अपार्टमेंट को लेगा तो वो यकीनन इस तरह की मखलूक़ात को फेस करेगा। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की थी, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे, और हर तरह के नुकसानात से, हर मुसीबतों से महफूज रखें। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।